नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। 22 मई यानी कल से पैसेंजर ट्रेन चलेंगी। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 शहरों के लिए ही ट्रेन चलेंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। ट्रेन की टिकट आप काउंटर से नहीं ले सकते हैं। ये सभी एसी ट्रेन होंगी जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन खुलेंगी। ये सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ चलेंगी और कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकेंगे। स्टेशन पर यात्रियों को 2 घंटे पहले आना होगा। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में एंट्री मिलेगी। ट्रेन में केटरिंग की सर्विस भी नहीं होगी। इसके अलावा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती रहेंगी। आपको बता दें कि रेलवे इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरे भारत में ट्रेन की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। IRCTC के जरिए आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी शाम 4 बजे से। और फिलहाल एसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और हमारे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन, यकीनन ये एक बड़ा फैसला है और इस वक्त जरूरी भी है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना होगा यात्रियों को? क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और किन शहरों के बीच ट्रेन चलने जा रही है और लिमिटेड स्टॉपेज की बात की जा रही है, वो कैसे तय किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये 15 बड़े शहर हैं जो कि दिल्ली से जुड़ेंगे और ये दोनों साइकिल्स में जुड़ेंगे, यानी 2 पेयर ऑफ ट्रेन चलेगी। एक अगर दिल्ली से पटना ट्रेन जा रही तो दूसरी ट्रेन पटना से दिल्ली की तरफ आएगी। उसी तरह लखनऊ, मुंबई, भोपाल, जबलपुर, देश के कम से कम बड़े शहरों को पहले चरण में जोड़ा गया है और 15 वो ट्रेनें होंगी, यानी दोनों डेस्टिनेशन दोनों तरफ से चलेगी और 30 एक तरह से पेयर ऑफ ट्रेन होगी। और जहां तक इनका स्टॉपेज का सवाल है, अमूमन ज्यादातर ये राजधानी प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन होगी, तो प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेनों में वैसे ही मिनिमम स्टॉपेज होता है मेल एक्सप्रेस की तुलना में। अगर आप दिल्ली से पटना की बात करें तो हो सकता है कानपुर, इलाहाबाद या मुगल सराय के बीच में स्टॉपेज दे दिया जाए। उसी तरह दिल्ली से कोलकाता के बीच में चल रही हो तो आसनसोल, जसीडी, गया ऐसे स्टेशनों पे दे दिया जाए। मुंबई के रूट में चले तो हो सकता है कि कोटा, सूरत, बड़ोदरा होते हुए दे दिया जाए। तो कुल मिला के एक लिमिटेड स्टॉपेज के साथ और फुल ऑफ पैसेंजर के साथ ये ट्रेनें चलेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आज के डेट में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो एसी चूंकि कोच है तो मुझे लग रहा है कि जो थर्ड एसी का कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें पारंपरिक तौर पे 72 लोग बैठा करते थे, उनको 52 पे लाया जाएगा और एक साइड में जो 3-3 सीटें बैठा करती उसमें 2-2 लोगों को बैठाया जाएगा। बाकी अगर सेकेंड एसी के कॉम्पोजिशन पे बात करें तो पहले ही 2 लोग ऑलरेडी बैठा करते हैं। किराया एक बड़ा सवाल है। किराया इनका राजधानी की कैटेगरी होगा। बुकिंग इसमें आप IRCTC की जो वेबसाइट है जो आज शाम 4 बजे से खुल जाएगी उस पे ही कर पाएंगे और कंफर्म टिकट मिलने के बाद ही आपको स्टेशन परिसर के अंदर जाने दिया जाएगा। स्टेशन परिसर के पास रेलवे प्रशासन की अपील है, थोड़ी देर में दिन में आज गाइडलाइन आ जाएगी कि कम से कम 2-2.5 घंटा आपको पहले आना पड़ेगा, जिससे आप अपनी थर्मल स्कैनिंग करा सके और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पारी पारी अपनी इंतजार, चेकिंग, मेडिकल चेकअप के बाद आप ट्रेन को बोर्ड कर सकेंगे। इसके बाद राज्य सरकारों के लिए सुनिश्चित करना होगा कि जो डेस्टिनेशन पे आदमी जाता है वहां से अपने गंतव्य के लिए अगर जाता है तो कुछ व्यवस्था किया जाए, या निजी गाड़ी अगर कोई लेके आता है तो उनके लिए गाड़ी का परमिशन दिया जाए। मसलन आप मान लीजिए कि कोई ट्रेन, अगर कोई शख्स आज दिल्ली में ट्रेन बोर्ड करने आ रहा है, वो दिल्ली के किसी कोने से हो सकता है कल के लिए, और वो उस अपने घर के डेस्टिनेशन से स्टेशन तक ट्रैवल करे, अगर वैलिड टिकट है तो उसको गाड़ी अलाउ किया जाए। ये सब भी गाइडलाइन ठीक थोड़ी देर में आ जाएगी। सो कुल मिला के शुरुआती दौर में 15 से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसको 100, 150, 300 तक लेके जाया जाएगा। और जब तक लॉकडाउन का पीरियड रहता है, इसके बाद क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स रहता, हो सकता है कि आने वाले वक्त में बड़े स्टेशनों को छोड़ के छोटे शहरों के बीच में भी ट्रेन जाए। जैसे कि अगर आप अभी कोई राजधानी जा रही है, अगर अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद हालांकि
रेड जोन और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने की वजह से वहां ट्रेन नहीं दी गई। लेकिन बिहार की बात कर ले तो नॉर्थ बिहार के हिस्से में जा कुंदन, सकती, एक यूपी चीज की बात कर यहाँ ले। समझने वाली बात, अगर ट्रेनों के संचालन के तौर पर देखा जाए तो क्या ये संकेत है कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है? और क्या ये भी मुमकिन है कि अगर संचालन के बाद केसेस में इजाफा होता है तो आप जो बता रहे हैं कि आगे और भी ट्रेन चल सकती हैं, लेकिन इस फैसले को रोक दिया जाए आगे? देखिए, बिल्कुल कल चीफ सेक्रेटरी की बैठक में बहुत साफ कहा गया था कि अगर लॉकडाउन आगे कंटिन्यू भी रहा तो लेकिन ईज आउट के तरीके से और नए तरीके का लॉकडाउन होगा, और वो लॉकडाउन में आपकी जिंदगी भी चलेगी, कंटेनमेंट जोन भी चलेंगे, जो मरीज होंगे वो एक सर्टेन एरिया में क्वारंटाइन होंगे। हो सकता है कि सरकार क्वारंटाइन तो छोड़िए, अब कल दिल्ली सरकार का एक बयान आया कि अगर आपका इलाज भी है तो आप घर पे रह के इलाज कराइए, बहुत हालत खराब होती तो अस्पतालों में आइए। तो जो सरकारें हैं वो शुरुआती दौर में केस को समझ के अपने आंकड़े के साथ, जैसे दिल्ली सरकार ने बहुत कहा। शुक्रिया कुंदन फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और क्या आज लॉकडाउन 4 का फैसला होगा? दरअसल पीएम मोदी आज 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे होने वाली इस मीटिंग में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में फैसला होगा। कई राज्य इसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर मुख्य जोर रहेगा। पीएम की मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की बैठक से पहले कल कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने लगातार 2 बैठकें की, जिनमें उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज एक अहम बैठक करने जा रही हैं। दोपहर 3 बजे वो सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगी। इसमें बैंकों के क्रेडिट फ्लो के अलावा आरबीआई के घोषित मोरेटोरियम पर भी चर्चा होगी। दरअसल ये बैठक कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिशों का हिस्सा है। इसमें कर्ज लेने वालों तक ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने और किश्तों के भुगतान के लिए बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। और एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर बताई गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल रात उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया था, जहां उन्हें कार्डियो थोरेसिक वार्ड में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं है, उनके सभी पैरामीटर्स सही हैं और फिलहाल वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। तो एम्स में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भर्ती कराया गया था। कुछ शिकायत थी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं है, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एम्स में कल देर रात भर्ती कराया गया था, लेकिन इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, स्थिर है और चिंता की कोई बात फिलहाल नहीं है। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव 24 घंटे के अंदर दोबारा अस्पताल में भर्ती हुए। पेट में दर्द की वजह से लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ परिवार के लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इससे पहले पेट में सूजन की शिकायत के बाद गुरुवार को मेदांता में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद स्थिति ठीक होने पर शनिवार को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन एक बार फिर पेट में दर्द होने की वजह से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। और कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान घर वापसी में मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। मुंबई से यूपी जा रहे एक और मजदूर ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अतुल तिवारी नाम का श्रमिक मुंबई से पैदल ही यूपी के जौनपुर में अपने घर के लिए निकल पड़ा था। मुंबई में साथ रहने वाले उसके भाई और चाचा तलाशते हुए किसी तरह बड़वानी के सेंधवा इलाके तक पहुंचे, जहां अतुल सड़क किनारे बैठा मिला। इसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले बड़वानी में ही मुंबई से यूपी जा रहे 3 श्रमिकों की मौत हो गई थी। तो घर जा रहे एक और श्रमिक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अचानक वो बेहोश हो गए, ऐसा मेरे कॉल केस लिए आ रहा था।
देखा तो वो एम्बुलेंस का सहारा ले रहा था, कोई सहारा नहीं दिया। तबीयत अचानक इसका बिगड़ गया, कोई सहारा नहीं दिया। तो ऑफिस आप लोग पहुँचे तो लेके आए इधर, तो एक्सपायर हो गया। ये लोग कहाँ से निकले थे? वहाँ पे से निकला था अकेला। तो कोई ट्रक से पैदल कैसे निकले थे? नहीं, ट्रक से नहीं, पैदल ही जा रहा था और अपना खुद का रिक्शे से जा रहा था। तो घर जा रहे एक मजदूर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुंबई से पैदल ही यूपी में अपने घर के लिए श्रमिक निकल गया था। और हमारे सहयोगी समीर शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, दो सवाल हैं। एक तो जो दावे किए जा रहे हैं कि श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, क्यों श्रमिकों को वो मिल नहीं पा रही है कि वो मजबूर हो रहे हैं पैदल ही घर निकलने को? और जिस श्रमिक की अभी मौत की खबर हम बता रहे हैं, क्या शिकायत आई थी उन्हें, क्योंकि वो रास्ते में अपने भाई को मिले थे, उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अतुल तिवारी नामक जो ये एक दिहाड़ी मजदूर था, जो मुंबई में अपने भाई और चाचा के साथ रहता था। लॉकडाउन के चलते काफी परेशान था और ये अकेला ही अपने घर को निकल गया था। यूपी के जौनपुर जिले का रहने वाला था। ये तकरीबन 400 किलोमीटर दूर चलने के बाद इसके घर वालों ने जब इसको ढूंढते ढूंढते फोन से ढूंढा तो ये नेशनल हाईवे क्रमांक 3 सेंधवा से सटा हुआ एक टोल प्लाजा पे मिला, जहाँ पर इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते इसको सेंधवा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अगर हम कल की बात करें तो 3 मजदूर जो यूपी की ओर जा रहे थे, इनकी मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स का कहना है कि भूख और प्यास एक कारण रहा। वहीं सरकार अपनी ओर से जो बड़े बड़े दावे कर रही है, ये मौतें बताती है कि दावे और हकीकत कुछ और है। वहीं मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि विदेश से जो भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार विशेष विमान चला रही है। हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया समीर फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का हंगामा भी खूब देखने को मिल रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में मजदूरों ने जमकर बवाल मचाया। यहां सैलरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने पत्थरबाजी करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी मजदूरों ने बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं मिलने पर खूब हंगामा मचाया। यूपी प्रशासन ने इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी तो मजदूर भड़क उठे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजस्थान से है और दूसरी मध्य प्रदेश से है। पहली तस्वीर में जो वेतन है वो नहीं मिला, जिसके बाद मजदूरों ने प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर में बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मजदूरों को नहीं दी गई, जिसके बाद मजदूर भड़क उठे और उन्होंने खूब हंगामा मचाया। और वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला से 241 लोगों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई पहुंचा। इससे पहले मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 177 यात्रियों और 2 बच्चों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने केरल के कोच्चि में लैंड किया। तो लगातार वंदे भारत अभियान जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीला से पहला विमान आया है और दूसरा विमान कुआलालंपुर से आया है। मुंबई 241 भारतीय पहुंचे हैं और वहीं दूसरी तरफ कोच्चि लाए गए हैं भारतीय कुआलालंपुर से। और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में बाहर निकलने की मनाही के बावजूद कार से निकली पूनम पांडे की कार भी जब्त कर ली गई है। मुंबई पुलिस ने पूनम पांडे और उनके बॉयफ्रेंड सैम अहमद को मरीन ड्राइव के पास से गिरफ्तार किया है। ये दोनों लॉकडाउन के बावजूद अपनी कार से घूमने निकले थे। दोनों के खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मॉडल पूनम पांडे की कार को जब्त किया गया है। लॉकडाउन है फिर भी वो बाहर घूमने निकली थी और जिसके बाद उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया है। उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। लॉकडाउन में मरीन ड्राइव के पास घूम रही थी। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, जब आम लोगों को समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाना है, फिर ऐसे में मॉडल पूनम पांडे को घूमने के लिए बाहर निकलने की क्या जरूरत है?
जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद मॉडल पूनम पांडे को पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहने का शौक है और आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी वो किस तरह की अलग अलग तस्वीरें पोस्ट करती रही हैं। इस बीच जब आज वो कल शाम को घूमने निकली थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तब मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में करीब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा, तभी पुलिस ने उन्हें रोका और डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत उन पर और उनके बॉयफ्रेंड पर दोनों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में कार जब्त करने के बाद दोनों को छोड़ा गया, क्योंकि इस समय जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है और दोनों को छोड़ा गया। और बाद में जैसे ही ये लॉकडाउन की कार्रवाई खत्म होगी या जैसे ही कोरोना का जो संकट खत्म होगा, उन पर केस चलेगा। और इस तरह के जो कार्रवाई है मुंबई पुलिस लगातार कर रही है। मुंबई पुलिस ने हजारों लोगों पे इस तरह की कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि वो मॉडल है, एक्ट्रेस है, इसीलिए उन पर कार्रवाई की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो करीब 1 लाख लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। और बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1278 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से पीड़ितों की संख्या 22,171 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 832 हो गई है। इस बीमारी से अब तक 4199 मरीज ठीक भी हुए हैं। और मुंबई महाराष्ट्र का लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 875 नए मामलों के मिलने के साथ ही मुंबई में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 13,564 हो गई है। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से हुई है। बात अगर धारावी इस्लाम एरिया की करें तो 24 घंटे में यहाँ 26 नए मामले मिले हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। धारावी में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ कोरोना के अब तक 859 मामले सामने आ चुके हैं। पहले मुंबई का धारावी और अब यहाँ का आर्थर रोड जेल कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इस जेल के 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच गई है। संक्रमित पाए गए मरीजों में 158 कैदी और 26 जेल कर्मी शामिल हैं। वहीं एक कैदी भाईकुला जेल में भी संक्रमित पाया गया है। 58 साल की महिला कैदी वहां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।